प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल से संबंधित विभिन्न प्रमेयों तथा गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन के सामने अंतर्लिखित कोण के प्रमेय का उपप्रमेय दिखाई दे रहा है और ये सब छोटी छोटी उपप्रमेय हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। पहला प्रमेय है, एक ही चाप में अंतर्लिखित सभी कोण सर्वांगसम होते हैं। एक ही चाप में अंतर्लिखित जो एक ही चाप के अंतर्गत आते हैं वो आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ध्यान दो जरा, यहाँ पे आकृति में कोण पी क्यू आर दिखाई दे रहा है आपको, कोण पी क्यू आर और कोण पी एस आर, कोण पी एस आर दोनों देखो चाप पी क्यू एस आर दिखाई दे रहा है ना। ये जो चाप दिखाई दे रहा है दीर्घ चाप पी क्यू एस आर, इसी में देखो अंतर्लिखित है, मतलब इसी के अंदर आते हैं। और इसमें एक विशेषता और होती है कि देखो दोनों का जो अंतिम बिंदु है, जैसे देखो कोण पी क्यू आर है, इसका अंतिम बिंदु क्या है? पी और आर है। पी एस आर का भी अंतिम बिंदु क्या है? पी और आर है। इसका मतलब हो गया कि दोनों क्या है? एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण है। तो ये आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। मतलब अगर ये देखो 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। वही यहाँ पे प्रूव किया गया। क्या है? कोण पी क्यू आर और कोण पी एस आर, चाप पी क्यू आर, चाप पी क्यू आर बोलो चाहे चाप पी एस आर बोलो, यही चाप है जो दीर्घ चाप दिख रहा है आपको, में अंतर्लिखित कोण है। सिद्ध करना है कोण पी क्यू आर सर्वांगसम कोण पी एस आर। अब अंतर्लिखित कोण की प्रमेय इसके पहले आपने पढ़ा है, उसमें क्या था कि अंतर्लिखित कोण का मान उसके अंतरखंडित चाप का क्या होता है? आधा होता है। पीछे आपने पढ़ा है कि कोई भी अंतर्लिखित कोण है उस कोण का मान उसके द्वारा अंतरखंडित चाप का आधा होता है। मतलब अगर अंतरखंडित चाप हमारा मान लो कि 100 है, 100 अंश ना, तो यह माप कितना हो जाएगा? 50 अंश। तो इसी बेस पे देखो क्या है, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 मेजर ऑफ चाप पी टी आर। ठीक। अब कोण पी एस आर के संदर्भ में ध्यान दो, इसका भी अंतरखंडित चाप कौन सा है? पी टी आर। तो इस कोण का माप भी क्या हो जाएगा? कोण पी एस आर इक्वल टू जाएगा 1/2 मेजर ऑफ चाप पी टी आर हो गया। अब दोनों देखो परिणाम जो 1 और 2 है, इसका देखो दाहिना पक्ष क्या है? समान है। जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? समान है ना, लिखा है ना, हाफ मेजर ऑफ चाप पी टी आर, हाफ मेजर ऑफ चाप पी टी आर। दोनों का राइट हैंड साइड समान है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? समान हो जाएगा। कोण पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएगा किसके? कोण पी एस आर के। अगली उपप्रमेय है, अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है। देखो यहाँ पे एक वृत्त है, इसमें एम केंद्र वाला वृत्त है, दत्त में देखो लिखा हूं हमने, मेरे एक एसी व्यास है। अगर एसी व्यास से हमारा डायमीटर है तो यह देखो जो कोण ए बी सी है, यह देखो क्या है? जब डायमीटर है, सीधी सी बात है, डायमीटर है तो ये चाप ए बी सी भी अर्धवृत्त होगा और चाप ए एक्स सी भी क्या होगा? अर्धवृत्त होगा। क्योंकि व्यास क्या करता है? वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, प्रत्येक हिस्सा क्या हो जाता है? अर्धवृत्त हो जाता है। तो देखो, तो जो कोण ए बी सी है दिखाई दे रहा है आपको, कोण ए बी सी, ये हमें सिद्ध करना है कि जो ये कोण ए बी सी है वो कितना होगा? 90 अंश। अब ध्यान दो कि कोण ए बी सी जो है चाप ए बी सी में अंतर्लिखित कोण है। कोण ए बी सी चाप ए बी सी में अंतर्लिखित कोण है, तो इस कोण का मान क्या होगा? इसके अंतरखंडित चाप का क्या होगा? आधा होगा अंतर्लिखित कोण की प्रमेय से। तो कोण देखो, अभी चाप ए बी सी का मान भी कितना होगा? 180 डिग्री, चूंकि अर्धवृत्त है। ऐसे जो बचा चाप क्या? ए एक्स सी, ये भी इसका माप भी कितना होगा? 180 अंश। ठीक। अब देखो, तो कोण ए बी सी द्वारा अंतरखंडित चाप कौन सा है? ए एक्स सी। तो अंतर्लिखित कोण की प्रमेय के आधार पर हम बोल सकते हैं कि कोण ए बी सी इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ चाप ए एक्स सी। ठीक। अब ए एक्स सी की वैल्यू कितना है? 180 डिग्री है, क्योंकि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का माप कितना होता है? 180 अंश। 2 से कट कर देंगे इसको तो आ जाएगा कितना? 90 डिग्री। कोण ए बी सी इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। करने का मतलब अर्धवृत्त में अगर कोई अर्धवृत्त है तो उसमें जो भी अंतर्लिखित कोण होगा उसका मान कितना आएगा? 90 अंश या समकोण होगा। अगला पॉइंट, चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज क्या होता है? क्या है? किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु
एक ही वृत्त पर हों तो उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। एक देखो आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है, इसके चारों शीर्ष बिंदु देखो ए बी सी डी सब कहाँ है, वृत्त पर स्थित है, मतलब उसकी परिधि पर स्थित है। तो अगर परिधि पर स्थित है, उसके वृत्त पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि जो यह चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसको हम क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि उसके चारों बिंदु वृत्त पर स्थित हैं। तो किसी भी चतुर्भुज के अगर चारों बिंदु वृत्त पर स्थित हैं तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब देखो इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होते हैं। पहले आप संपूरक के बारे में ध्यान दो। संपूरक का मतलब होता है कि कोई दो कोण अगर है, उनका टोटल अगर जो है 180 अंश हो रहा है, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, संपूरक कोण हैं। तो उससे देखो ध्यान रखो इस चीज को। अब यहाँ ध्यान दो कि जैसे ए है, ए और सी का चतुर्भुज के सम्मुख कोण, जैसे ए है, ए के सामने का कोण कौन सा है, सी है। ऐसे बी और बी के सामने का कोण क्या है, डी है। कहने का मतलब कोण बी और कोण डी का योगफल कितना आएगा, 180 अंश, और ए और सी का योगफल कितना आएगा, 180 अंश। तो यह विशेषता होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होते हैं, अर्थात उनके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे दत्त चतुर्भुज, यहाँ ये सब भरना है, जो ग्रीन वाला मैंने लिखा है ये ऑलरेडी आपको भरने के लिए आया है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे लिख दिया गया ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यह कृति आधारित प्रश्न है और बिना कृति आधारित भी इसको दिया जा सकता है, केवल सिद्ध करने के लिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होते हैं, सिद्ध करो। तो दोनों तरह से प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, ध्यान दो। साध्य, साध्य में क्या है, कोण बी प्लस कोण डी। देखो आमने सामने कोण है ना, बी और डी, इनका योगफल कितना होता है, 180 अंश। ऐसे ही देखो कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए और कोण सी का योगफल कितना होगा, 180 अंश। सी दिया है तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि सी के सामने का कोण कौन सा है, कोण ए है, तो इसलिए कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक, अब देखो जो कि इसकी उपपत्ति बड़ी थी इसलिए हमने उपपत्ति को अगले वाले पॉइंट में ले लिया है। देखो यहाँ पे, और फिगर मैंने यहाँ पे ले लिया उसको दोबारा जिससे आपको समझ में आए। क्या है, कोण एडीसी, एडीसी दिखाई दे रहा है, यह क्या है, अंतर्लिखित कोण है, और इसके द्वारा जो अंतःखंडी चाप है वो कौन सा है, एबीसी। देखो एडीसी ना, अंतःखंडी मतलब उसके जो सामने वाला चाप है, तो कोण एडीसी के अंतःखंडी चाप कौन सा हुआ, एबीसी हुआ। ऐसे ही कोण एबीसी का, ध्यान दो, कोण एबीसी का अंतःखंडी चाप कौन सा हुआ, एडीसी हुआ। मतलब दोनों के जो है कोण के सामने वाला चाप ही क्या होगा, उसका अंतःखंडी चाप होगा। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, कोण एडीसी, कोण एडीसी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 मेजर ऑफ चाप एबीसी, क्योंकि उसके सामने का अंतःखंडी चाप कौन सा है, एबीसी है। ये सब कैसे आया, अंतर्लिखित कोण की प्रमेय से। अब ऐसे यहाँ देखो कोण एबीसी, कोण एबीसी बराबर क्या होगा, 1/2 मेजर ऑफ चाप एडीसी। क्यों, उसके सामने का जो चाप कौन सा है, एडीसी है, तो हाफ मेजर ऑफ चाप एडीसी हो जाएगा। अब परिणाम 1 और 2 के बाएं को बाएं में जोड़ दो, दाहिने को दाहिने में, तो क्या मिल जाएगा, देखो एडीसी प्लस एबीसी। यहाँ आप चाहो तो एम लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं हो। तो मेजर ऑफ एंगल एडीसी प्लस मेजर ऑफ एंगल एबीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। अब देखो यहाँ पे एडीसी की वैल्यू कितना आई थी, हाफ मेजर ऑफ चाप एबीसी, वो यहाँ आ गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखो एंगल ए बी सी, इसका जो है ऑलरेडी मान दिया हुआ कितना, 1/2 मेजर ऑफ चाप ए डी सी। दोनों में देखो हाफ दिख रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, हाफ क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो क्या बचा, मेजर ऑफ चाप ए बी सी प्लस मेजर ऑफ चाप ए डी सी। अब आकृति में जरा ध्यान दो आप, चाप ए बी सी दिख रहा है आपको, चाप ए बी सी, चाप समझते हो ना, वृत्त का कोई एक पार्ट या टुकड़ा, चाप ए बी सी और चाप ए डी सी, चाप ए डी सी दिख रहा है आपको। ठीक, तो ए बी सी और चाप ए डी सी आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ पे उसने मेंशन किया है, ठीक है, पूरा वृत्त बन जाएगा चाप ए बी सी और चाप ए डी सी को मिलाने से। जब पूरा वृत्त बन गया तो पूरे वृत्त का माप कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखो यहाँ पे लिखा उसने, ए बी सी और ए डी सी दोनों मिलके कितना बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, उसका माप हो जाएगा 360। इसको 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 180। कहने का मतलब कि एंगल डी
देखो डी इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साथ में डी लिखा है। ए डी सी का मतलब क्या हुआ, एंगल डी, और ए बी सी का मतलब क्या हुआ, एंगल बी। तो डी और बी का टोटल कितना आ गया, 180 एम। ऐसे ही बोल सकते हो आप, दूसरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो जैसे लिखा उसने है कि ए और सी का योगफल भी कितना आएगा, 180। बी और डी आपने प्रूव कर दिया कि बी और डी का टोटल कितना हो रहा है, बी और डी का टोटल 180 हो गया। तो ऐसे ही ए और सी का टोटल भी कितना आएगा, 180 अंश। या इसको आप एक तरीके से और प्रूव कर सकते हो कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। ठीक, तो बी और डी का योगफल 180 हो गया, तो बचा कौन सा, ए और सी, तो उसका भी योगफल कितना आ जाएगा, 180 अंश। दूसरे तरीके से आप उसको दिखा सकते हो। अगले आते हैं प्रश्न पे, चक्री चतुर्भुज के प्रमेय का उपप्रमेय। इसमें देखो क्या लिखा है, चक्री चतुर्भुज के बहिष्कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग होते हैं। आप ध्यान दो यहाँ पे पहले आकृति में, देखो ये ए है, बी है, सी है, डी है, एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक ना। और इसका बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब जो बाहर का कोण बन रहा है, ए डी ई है। तो यह बहिष्कोण का मान है, ध्यान दो, जो ये बहिष्कोण है बाहर का कोण, इसका मान उसके लिखा है ना संलग्न कोण के सम्मुख। संलग्न कोण कौन सा हुआ, ये हुआ। इसका सम्मुख कोण कौन सा हुआ, ये हुआ। तो बोला ना चक्री चतुर्भुज के बहिष्कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण, संलग्न कोण के बराबर नहीं, संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग सम होता है। कहने का मतलब देखो हमने यहाँ लिखा है ए डी ई, जो एंगल ए डी ई है वह किसके बराबर आ जाएगा, उसकी से सर्वांग सम होगा, एंगल ए बी सी के सर्वांग सम होगा। कहने का मतलब अगर यह कोण हमारा 120 डिग्री है तो यह कोण भी कितना आएगा, 120 डिग्री होगा। तो चक्री चतुर्भुज के बहिष्कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग सम होते हैं। अब देखो चक्री चतुर्भुज के प्रमेय का विलोम, ये सब प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, इसका हम लोग यूज करेंगे सवाल लगाने में। अभी आप इसके पहले क्या प्रूफ किए थे चक्री चतुर्भुज में, कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ये आपने चक्री चतुर्भुज के प्रमेय में प्रूफ किया था। अब उसका जस्ट उल्टा है कि अगर कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसका सम्मुख कोण संपूरक है, अर्थात उसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश है, तो वह उसको हम क्या चक्री चतुर्भुज बोल सकते हैं, कि वह चक्री चतुर्भुज होगा। तो ध्यान दो, दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए आपको, कि चक्री चतुर्भुज का प्रमेय में क्या था कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, विलोम में क्या है कि अगर कोण उनके संपूरक हैं तो वह चक्री चतुर्भुज होता है। अब देखो उसी से छोटा सा एक प्रमेय और है, ये सब जो है हम लोग उपयोग करेंगे सवाल लगाने में, प्रश्न हल करने में। क्या है, किसी रेखा पर स्थित दो भिन्न बिंदु उसी रेखा के एक ही ओर स्थित दो भिन्न बिंदुओं पर सर्वांगसम कोण बनाते हों तो वे चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब देखो क्या है, एक रेखा हमारी एडी है, इस रेखा के एक ही तरफ देखो ऊपर की तरफ उसने एक बिंदु बी लिया है और एक बिंदु क्या लिया है, सी लिया है। तो बिंदु बी से जो कोण बन रहा है कौन सा बन रहा है, ए बी सी, और दूसरा बिंदु सी से जो कोण बन रहा है वह क्या है, ए सी डी, बराबर। बोला अगर यह दोनों कोण आपस में बराबर हो, जैसे कोण ए बी सी को यहाँ लिखा है दत्त में ना, कोण ए बी डी जो है सर्वांगसम हो कोण ए सी डी के, दोनों कोण अगर सर्वांगसम हैं तो हम कह सकते हैं कि बिंदु ए बी सी और डी ये चारों बिंदु जो है वह क्या होंगे, चक्रीय बिंदु होंगे, अर्थात एक ही वृत्त पर स्थित होंगे। फिर से आप ध्यान दो, एक बार समझा देता हूं फिर से, कि एक रेखा एडी है, इसके एक तरफ जैसे हमने ऊपर साइड लिया है ना, नीचे साइड नहीं लिया है, ये नीचे नहीं लिया, ऊपर साइड, एक ही तरफ दो भिन्न बिंदु हैं, एक बी है और एक सी है। बी से जो कोण बना वह ए बी डी बना, और सी से जो कोण बना वह कोण ए सी डी बना। बोला अगर दोनों आपस में सर्वांगसम हैं, अगर मान लो इसे ए 60 है ए भी 60 है, तो चारों बिंदु ए बी सी डी इसको बोलते हैं चक्री बिंदु होगा, अर्थात वह एक ही वृत्त पर स्थित बिंदु होगा। कुछ पॉइंट्स है जिसका प्रयोग हम लोग सवाल लगाने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि कोण ए ई सी, आप ध्यान दो, कोण ए ई सी का जो वर्टेक्स है, जो उसका शीर्ष बिंदु है, वह कहाँ है, वृत्त के अंदर है, मतलब उसके अंत भाग में है। तो अगर इस तरह कंडीशन आए कि दो जीवाएं या दो छेदन रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, अगर इसको बढ़ा दोगे तो छेदन रेखा हो जाएगा, नहीं बढ़ाओगे तो यह दो जीवाएं हो जाएगा। तो अगर दोनों एक दूसरे को वृत्त के अंत भाग में प्रतिच्छेदित करें तो उस कोण का मान, जैसे ए ई सी है, इस कोण का मान क्या होगा, हाफ, देखो लिखा है
उसके सामने का चाप और उसके शीर्षाभिमुख मतलब उसके जस्ट पीछे वाला जो जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है ना, उससे जो संबंधित चाप है, उन दोनों के टोटल का हाफ होगा। जरा ध्यान दो आकृति में, देखो बात हम कर रहे हैं कोण ए ई सी इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ चाप ए सी। चाप ए सी क्या है? इस कोण के सामने वाला चाप है, प्लस मेजर ऑफ चाप डीबी। डीबी क्या है? उसके शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित जो उसके सम्मुख चाप है। इन दोनों चापों के टोटल क्या होता है? बराबर होता है। ए सी इक्वल टू, अब इससे मान लो अगर हम ये कोण लें, कोण सी ई बी, कोण सी ई बी अगर लेते हैं तो इसमें क्या होगा? इसके सामने का चाप कौन सा है? दिखाई दे रहा है आपको? ये बी सी चाप दिखाई दे रहा है, और उसके जस्ट पीछे वाला चाप कौन सा है? ए डी। इन दोनों के टोटल के हाफ होगा। कब? जब कोण का शीर्ष बिंदु कहाँ हो? वृत्त के अंत भाग में स्थित हो तब। अब देखो अगला है एक और आकृति। इसमें देखो जो शीर्ष बिंदु दिखाई दे रहा है बी ई डी, देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कोण बी ई डी की। कोण बी ई डी का जो शीर्ष बिंदु है, ये देखो जो शीर्ष बिंदु है ये कहाँ है? वृत्त के बाहर है, बाएं भाग में है। जब बाएं भाग में है तो इसके द्वारा देखो दो चाप बन रहे हैं, एक चाप ए सी बन रहा है और एक चाप क्या बन रहा है? बी डी। तो बड़े में से छोटे चाप को क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? मेजर ऑफ चाप बी डी माइनस मेजर ऑफ चाप ए सी, यहाँ पे हाफ कर देंगे उसका, मतलब दोनों चापों के अंतर का आधा होता है अगर उसका शीर्ष बिंदु वृत्त के बाहर हो तब। ठीक, अभी ये आज का वीडियो अभी समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, और अच्छा लगे तो आप उसे ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नए आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी हो जाए। धन्यवाद।